Hello everyone, welcome to Advent. This is Swapnika Sharma. This is fourth part of chapter The Fundamental Unit of Life of class ninth. In this video, we are going to cover four topics: mitochondria, plasmids, vacuoles and cell division. इस चैप्टर के पहले के टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं. आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं. चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो. टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. पहले के जो टॉपिक हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखे हैं. आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. देन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है. ठीक है. ये क्यों बोला जाता है हम लोग आगे पढ़ेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसमें टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है. जैसे एक कवरिंग हो गई ये, ठीक है, और एक कवरिंग हो गई ये. ठीक, दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जैसे इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, सामने से देखने में हमें ऐसे ही लगेगा. और ये फोल्डिंग क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी प्रोडक्शन के लिए. एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ट्राई क्यों आया है? क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं. तो जो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का जनरेशन होता है उसके लिए केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है. हाँ, आप तो डरिए नहीं, हम लोग आगे क्लासेस में इसकी डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. तो जो एनर्जी का जनरेशन होता है उस जनरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, जिसके बारे में भी पढ़ाया था मैंने. एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं? कि एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती हैं. हम लोग एटीपी खर्च करते हैं जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है. ठीक है. जैसे करेंसी होती है, नोट होती है, हम लोग नोट देते हैं दुकानदार को तो वो हमें सामान देता है. वैसे ही एनर्जी लेने के लिए हम लोगों को एटीपी खर्च करना पड़ता है. ठीक है. बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल रिएक्शन एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. हम लोगों को कोई भी मैकेनिकल वर्क करना है, जैसे चलना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो उस मैकेनिकल वर्क के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो किससे मिलेगा? हमको एटीपी के थ्रू मिलेगा. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल ही है. स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि वैसे तो सेल के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास अपना खुद का एक डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है. ठीक है. तो खुद का डीएनए तो वो रेप्लिकेट भी कर सकता है और खुद का राइबोसोम है तो वो अगर उसके पास प्रोटीन नहीं है तो वो अपने राइबोसोम के थ्रू वो प्रोटीन का प्रोडक्शन भी कर सकता है. इसीलिए उसको स्ट्रेंज ऑर्गेनेल ही बोला जाता है. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एबल टू मेक इट्स ओन प्रोटीन, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फर्दर मूव करते हैं हम लोग प्लास्टिड पे. प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. ये भी एक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में. ठीक है. और 2 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर के होते हैं या फिर ये कलरलेस होते हैं. जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो होता है जब वो प्रेजेंट होता है तो उसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. क्लोरोप्लास्ट में और भी कलर पिगमेंट होते हैं, जैसे येलो कलर पिगमेंट, ऑरेंज कलर पिगमेंट. ठीक है. इन एडिशन टू क्लोरोफिल. ल्यूकोप्लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि वाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं. उनके अंदर क्या होता है? या तो स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इसमें स्टोर होते हैं. ठीक है. जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का उसमें बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा.
ठीक है। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके अंदर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक। और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो बहुत हद तक माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, वैसे ही प्लास्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वैक्यूल। वैक्यूल को स्टोरेज सैक्स बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट होता है जो सेल का, वो स्टोर रहता है। ठीक है। प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है। और प्लांट सेल में जो होता है सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे ये प्लांट सेल है, तो जो वैक्यूल होता है वो, एक सेकेंड, जैसे ये प्लांट सेल है, तो जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑलमोस्ट 50 to 90% सेल वॉल्यूम का ले लेता है। ठीक है। तो डिफरेंस हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफ़ी लार्ज कंटेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज एरिया लेता है, और एनिमल सेल में बहुत स्मॉल एरिया लेता है। फर्दर है कि प्लांट सेल के अंदर सेल सैप होते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब हो गया कि वो स्वेलो अप होता है। ठीक है, वो बहुत स्वेलो अप होता है, और रिजिडिटी मतलब वो शेप मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सेल पिचक जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। ऑर्गेनिक एसिड हमने बताया था, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। आगे हमें एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा का। अमीबा में तो वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अमीबा में जो वैक्यूल होता है उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर फूड जो होता है स्टोर होता है, तो और अमीबा को जब भी कंजप्शन होता है, जब भी नीड होती है फूड का, तो वो फूड वैक्यूल में से कंज्यूम करता है। ठीक है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब जो भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी आ गया है सेल के अंदर, तो वो कहाँ से वापस जाएगा, वो वैक्यूल से वापस जाता है। और बहुत सारे वैक्यूल में तो ये वेस्ट का डिपोजिशन भी होता है। जितने भी ऑर्गेनेलीज दे रखे थे चैप्टर में, हमने सबको कवर करा है, अच्छे से फंक्शंस बताए हैं। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगी। या फिर जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे भी हमको डीएम कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जो सेल होता है, सबका जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, वो ऑलमोस्ट क्या था, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें या फिर यूकैरियोटिक की बात करें, तो उसमें फंक्शन भले डिफ़र हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज की बात करें, तो जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं सबका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। सब एक क्या कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक वे से वर्क कर रहे हैं। तभी क्या होता है, सेल को क्या बोला जाता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग द ऑफ वेस्ट मटेरियल और परफॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। ठीक है, तो सब अपना स्पेसिफिक वे से करते हैं, इसीलिए जो सेल होता है उसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, और बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल को बोला जाता है।
ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोगों ने जितने ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़े हैं सबका एक कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है, इसीलिए हम और एक बेसिक फंक्शन होता है, सब सारे ऑर्गेनेलीज का एक बेसिक फंक्शन होता है और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, इसीलिए हम इसको बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को। आगे का टॉपिक है हमारा सेल डिवीज़न। ठीक है, जो भी नया सेल बनता है चाहे वो ओल्ड सेल को रिप्लेस करे या फिर अगर सेल डेड हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, मतलब उसको चोट लग जाती है, डैमेज हो जाता है, तो जो सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल जब बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है गैमीट्स के बारे में, जो सेल्स जिनका रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, जिनका रिप्रोडक्शन जिनके थ्रू होता है, जैसे सेक्स सेल्स बोलते हैं उनको गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। आगे क्या है, द प्रोसेस, ये सेल डिवीज़न की डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। और न्यू सेल कैसे भी बन सकते हैं, चाहे वो ओल्ड सेल को रिप्लेस करके बने हो, चाहे वो डेड हो गए हो तो न्यू सेल्स बने हो, चाहे इंजर्ड सेल्स बने हो, उनको सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, दो मेन टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोसिस और होता है मियोसिस। आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइटोसिस के बारे में दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। ठीक है, मेन पॉइंट है यहाँ पे ग्रोथ। अगर एक सेल है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब ये सेल लार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न हुआ है इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला सेल था जिससे जनरेशन हुआ इसको क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं, और जो ये न्यू सेल बना है इसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। आइडेंटिकल क्यों, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जैसे मदर सेल दिख रहा था वैसे ही डॉटर सेल बनेगा, बस उसकी ग्रोथ हो जाएगी। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है, जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो मदर सेल में क्रोमोसोम है, जगह ये मदर सेल है, ये मदर सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल में भी हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, माइटोसिस का। ठीक है, ये माइटोसिस का प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है। आगे क्या है, देखिए स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल होते हैं जिनको हम लोग गैमीट्स बोलते हैं, इन प्लांट एंड एनिमल डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स बनते हैं विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है जो यंग वंस जिनका जनरेशन हो रहा है उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। जो ऑफस्प्रिंग का जनरेशन होता है उसमें मियोसिस का यूज़ होता है। ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस का यूज़ होता है। दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न। इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न का मतलब होता है लगातार 2 डिवीज़न होते हैं। ठीक है, एक डिवीज़न होता है व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ 2। अभी हम लोगों ने माइटोसिस के प्रोसेस में पढ़ा था कि 2 सेल बनते हैं, 2 न्यू सेल बनते हैं। यहाँ पे देखिए ये मदर सेल था, इसके 2 न्यू सेल बने हुए थे। लेकिन अभी ये प्रोसेस किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ये मदर सेल होता है, एक मदर सेल होता है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नोट करेंगे हम लोग, 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, एक तो डिवीज़न हुआ जिससे 2 सेल बने जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम थे। ठीक है, 4 से हाफ हो गए। ठीक है, तो 2 हो गए सब में क्रोमोसोम।
फिर फर्दर कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न पढ़ा था हम लोगों ने, तो फर्दर डिवाइड होकर के ये 4 न्यू सेल बन गए। तो माइटोसिस में 2 न्यू सेल बनते हैं और मियोसिस के प्रोसेस में 4 न्यू सेल बनते हैं। और क्रोमोसोम जो नंबर होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम सारे सेल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मदर के अंदर 4 क्रोमोसोम और ऑफस्प्रिंग जो डॉटर सेल बने उसके अंदर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और वही चीज़ आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने हैं, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देन द मदर सेल। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल। सोचिए आप लोग थोड़ा कि ऐसा क्यों हुआ कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, ठीक है। आप लोग सोचिए, मैं बताती हूँ आंसर, ठीक, तो मैं बताती हूँ। मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर 4 थे, ठीक है। अगर कोई यंग वन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर सोचिए अगर उसके पास भी 4 क्रोमोसोम होंगे, तो जब हमारा हमारा ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर तो डबल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो न्यू सेल बनता है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्प्लिट आउट होगा, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा तो एक सेल मदर से जाएगा, एक सेल फादर से जाएगा, ठीक है। और जब ये न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसके पास केवल 2 क्रोमोसोम होंगे, मतलब एक पेयर क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ से 4 क्रोमोसोम पूरे पूरे चले जाएंगे तो ऑफस्प्रिंग के पास जो क्रोमोसोम होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को देखते हुए जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ये एक्सरसाइज करने में तो आप बताइएगा, मैं श्योरली आपके डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूँगी, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।